नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। हमारे पास स्रोतों का एक ढेर है जो जनवरी 2026 की शुरुआत की एक तस्वीर दिखाता है और सच कहूं तो ये तस्वीर काफी बेचैन करने वाली है। बिल्कुल। आज हम इस पर बात करेंगे कि लड़ाई के जो नियम हैं वो कैसे बदल रहे हैं। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे देशों की संप्रभुता अब मतलब सिर्फ एक कागजी बात रह गई है, कैसे दुश्मन अब पड़ोसी देशों में नहीं बल्कि हमारे ही शहरों में, हमारे अस्पतालों में छुपे हो सकते हैं। और कैसे युद्ध अब ड्रोन और करेंसी से भी लड़े जा रहे हैं। हाँ। तो हम 3 बड़ी कहानियों से इन नए नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली, वेनेजुएला, जहां अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जो किसी एक्शन फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा लगता है। दूसरी, भारत, जहां आतंकवाद ने एक ऐसा चेहरा दिखाया है जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। और तीसरी कहानी, तीसरी, यूक्रेन, जहां आसमान से मौत बरस रही है रोज। और फिर हम देखेंगे कि इन सब की कीमत कौन चुका रहा है। तो चलिए सबसे पहले वेनेजुएला चलते हैं। 3 और 4 जनवरी 2026 हुआ क्या था वहां? देखिए, 3 जनवरी की रात को अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने एक बहुत ही नाटकीय सैन्य ऑपरेशन किया। ऑपरेशन? हाँ, उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को उनके ही राष्ट्रपति भवन से उठा लिया। 1 मिनट, उनके राष्ट्रपति भवन से? हाँ, बिल्कुल। और उन्हें सीधा न्यूयॉर्क की एक जेल में ले जाया गया। ट्रंप प्रशासन ने तो इसे बड़े पैमाने पर हमला कहा। मतलब एक देश की स्पेशल फोर्सेस दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लेती है। बिल्कुल। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा सीधा मजाक उड़ाने जैसा है। हाँ, और इसमें काफी खून खराबा भी हुआ। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज, उनके मुताबिक 80 से ज्यादा लोग मारे गए। 80 से ज्यादा? हाँ, सैनिक भी और आम नागरिक भी। मदुरो के सुरक्षा दस्ते के एक बड़े हिस्से को तो मार दिया गया। पाद्रिनो ने इसे कोल्ड ब्लडेड हत्या कहा। 1 मिनट, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। अमेरिका ने मादुरो को हटाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सत्ता किसे मिली? विपक्ष को। यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। क्या? मादुरो के हटने के कुछ ही घंटों के अंदर वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मतलब? मादुरो की ही पार्टी की नेता। हाँ। अमेरिका ने एक तानाशाह को हटाकर उसी की सरकार के दूसरे इंसान को कुर्सी पर बिठा दिया। विपक्ष की एक बड़ी नेता थी ना, नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कुरीना मचाडो थी। उनका क्या हुआ? ये तो बहुत ही अजीब दाव है। यही तो नया प्लेबुक है। ये लड़ाई किसी विचारधारा के लिए नहीं थी, ये थी प्रैग्मेटिक कंट्रोल के लिए, मतलब व्यवहारिक नियंत्रण के लिए। अच्छा? अमेरिकी प्रशासन को लगा कि अगर मारिया कोरिना मचाडो को सत्ता दी तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता था। और डेल्सी रॉड्रिगेज वो 56 साल की वकील हैं, दशकों से सरकार का हिस्सा रही हैं। उन्हें सेना के कट्टरपंथियों की तुलना में ज्यादा उदार माना गया, एक बातचीत के लायक साथी। और उनके कनेक्शंस भी थे। बिल्कुल। उनके वॉल स्ट्रीट और अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी में भी संपर्क थे। तो अमेरिका ने बेसिकली एक ऐसा पैलेस कूप किया जिसमें एक जाने पहचाने चेहरे को सत्ता दी गई जिसे वे कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल का मतलब है तेल। एग्जैक्टली। ट्रंप का उद्देश्य साफ था। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तेल क्वारंटाइन की घोषणा कर दी। इसका मतलब ये कि अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के विशाल पेट्रोलियम भंडार निकालने का रास्ता मिल गया। और इसका सीधा असर रूस और चीन पर पड़ा होगा। बहुत बड़ा असर। रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी रोसजारूबेजनेफ्ट, उसके साथ 15 साल का समझौता रद्द हो गया। और चीन का क्या? चीन का एक प्रतिनिधिमंडल तो हमले से कुछ घंटे पहले ही मादुरो से मिलने वाला था। उन्होंने तेल और दुर्लभ खनिजों तक अपनी पहुंच खो दी। जाहिर है दुनिया भर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई होगी। मिलीजुली प्रतिक्रिया थी जो दिखाती है कि दुनिया कितनी बंटी हुई है। जैसे? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर अपमान कहा, लेकिन पश्चिमी देश दुविधा में थे। हाँ, वो क्या कहते? स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा, स्पेन मादुरो शासन को मान्यता नहीं देता, लेकिन हम ऐसे हस्तक्षेप को भी मान्यता नहीं देंगे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, रूस जैसे सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक नुकसान हुआ, वो सार्वजनिक रूप से चुप रहा। बिल्कुल चुप। शायद ये इस नए नियम को स्वीकार करने जैसा था कि अब ताकतवर देश कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये साफ साफ सैन्य हमला है जहां सैनिक सीमा पार करते हैं, पर उसी हफ्ते भारत में कुछ ऐसा हुआ जो दिखाता है कि आज के दौर में लड़ाई का मैदान सिर्फ देशों की सरहदें नहीं रही, हाँ, बल्कि हमारे अपने शहर और हमारे अपने अस्पताल भी हो सकते हैं। हाँ, ये दूसरी कहानी है और शायद वेनेजुएला से भी ज्यादा डरावनी।
10 नवंबर 2025 दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार बम धमाका हुआ। इसमें 13 आम नागरिक मारे गए। कार में लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक था। और इस हमले के पीछे कौन था? ड्राइवर कश्मीर का एक डॉक्टर था, डॉक्टर उमर उन नबी। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर। वो पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद यानी जेएम के लिए काम कर रहा था। लेकिन एक डॉक्टर? कहानी यही खत्म नहीं होती। जब जांच आगे बढ़ी तो एक पूरा नेटवर्क सामने आया, 6 से 7 मेडिकल पेशेवरों का नेटवर्क। क्या? डॉक्टर और प्रोफेसर? हाँ, फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल और विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर और प्रोफेसर। ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब पढ़े लिखे इज्जतदार लोग जिनका काम जान बचाना है, वो जाने ले रहे थे। ये थ्योरी थोड़ी फिल्मी नहीं लगती? हाँ, यही तो इसकी सबसे खतरनाक बात है। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की रणनीति में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। कैसा बदलाव? वे अब व्हाइट कॉलर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह से आतंकवाद का ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स? हाँ, आप सिस्टम के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जिस पर कोई शक नहीं करेगा। एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, और वो सालों तक भरोसे के अंदर छुप कर रहता है, सही समय का इंतजार करते हुए। इससे तो पूरा काउंटर टेररिज्म मॉडल ही दह जाता है। बिल्कुल। खुफिया एजेंसियां मदरसों या कुछ खास इलाकों में कट्टरपंथियों पर नजर रखती हैं, लेकिन आप एक अस्पताल में काम करने वाले सम्मानित डॉक्टरों पर कैसे नजर रखेंगे? आप नहीं रख सकते। ये समाज और सुरक्षा एजेंसियों के बीच के भरोसे को खत्म कर देता है। ये उस रेखा को मिटा देता है जो एक आम नागरिक और एक लड़ाके के बीच होती है। और ये हमला अचानक तो नहीं हुआ होगा? नहीं, इसका एक संदर्भ था। अप्रैल 2025 में जेएम ने पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। अच्छा। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और लगभग 26 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। माना जा रहा है कि दिल्ली का यह हमला उसी का बदला था, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने इन व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। तो लड़ाई का एक नया नियम यह है कि अब कोई भी कहीं भी दुश्मन हो सकता है। हाँ। और तीसरा नया नियम शायद ये है कि लड़ाई अब इंसानों द्वारा आमने सामने लड़ी ही नहीं जा रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूक्रेन है ना? सही कहा। जनवरी 2026 की शुरुआत में यूक्रेन रूस युद्ध एक नए, बहुत थका देने वाले चरण में प्रवेश कर गया। मतलब? अब दोनों पक्ष रोजाना एक दूसरे पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। रोजाना? हर रोज। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी से यूक्रेन हर दिन मॉस्को को ड्रोन से निशाना बना रहा है। अकेले 4 जनवरी को रूस ने मॉस्को के ऊपर 57 ड्रोन और पूरे देश में 437 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इसका असर तो बहुत भयानक होगा। शहर में रहने वाले लोगों के लिए लगातार एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता होगा। बिल्कुल। मॉस्को और रूस के कई हवाई अड्डे बार बार बंद हो रहे हैं। यह आधुनिक युद्ध का भविष्य है। टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन को थकाना। हाँ, उसकी सप्लाई लाइंस को काटना और उसकी जनता का मनोबल तोड़ना। और ये सिर्फ यूक्रेन में नहीं हो रहा है। आप भारतीय सेना के भैरव फोर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक इसी समय भारतीय सेना ने भैरव नाम की एक विशेष ड्रोन फोर्स बनाने की घोषणा की, जिसमें 1 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर होंगे। मतलब भारत भी इसी भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ, लेकिन यूक्रेन में एक विरोधाभास भी है। एक तरफ ये ड्रोन युद्ध तेज हो रहा है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने नए साल के भाषण में कहा कि रूस के साथ एक शांति समझौता 90% पूरा हो चुका है। कमाल है। तो हमने संघर्ष के इन नए नियमों को देखा। संप्रभुता की कोई गारंटी नहीं, दुश्मन आपके बीच हो सकता है और युद्ध रिमोट कंट्रोल से लड़ा जा रहा है। लेकिन इन सब का आम लोगों पर, अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ रहा है? असर विनाशकारी है। ईरान को देखिए। वहां क्या हुआ? 2025 के अंत में वहां अभूतपूर्व नागरिक अशांति फैल गई। इसकी शुरुआत तेहरान में दुकानदारों की हड़ताल से हुई, क्योंकि ईरानी रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया था। और वजह? ईरान इजराइल युद्ध और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध। इनकी वजह से 2025 में मुद्रा का मूल्य लगभग 50% गिर गया। मतलब ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, ये एक राजनीतिक संकट बन गया। बिल्कुल। विरोध प्रदर्शन तेहरान से दूसरे बड़े शहरों में फैल गए। सरकार ने आंसू गैस और गिरफ्तारियों के साथ जवाब दिया, जिसमें कई लोग मारे गए। जैसा कि एक ईरानी पत्रकार ने लिखा, डॉलर का विरोध करना अस्थिरता का विरोध करना है, एक ऐसे जीवन का विरोध करना है जिसकी योजना नहीं बनाई जा सकती। और अगर हम मानवीय तबाही की बात करें तो हमें गाजा को देखना होगा। गाजा के आंकड़े सुनना भी मुश्किल है। क्या स्थिति है वहां? ये सच में दिल दहला देने वाले हैं।
4 जनवरी 2026 तक मरने वालों की संख्या 71,384 तक पहुंच गई थी और लगभग 11,000 लोग अब भी लापता थे। और ये युद्ध विराम के बाद की बात है। हाँ, अक्टूबर 2025 में औपचारिक युद्ध विराम के बावजूद हिंसा जारी रही, लेकिन सिर्फ आंकड़ों से तबाही का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे समझने के लिए हमें इन आंकड़ों के पीछे की कहानी देखनी होगी। हाँ, चलिए उस 84% आर्थिक गिरावट पर एक पल के लिए रुकते हैं। 84%? ये कोई मंदी नहीं है, ये एक पूरी अर्थव्यवस्था का मिट जाना है। ये ऐसा है जैसे किसी शहर की पूरी आर्थिक गतिविधि को एक साल से भी कम समय में एक सदी पीछे ढकेल दिया जाए। समाज को शून्य पर रीसेट कर दिया गया है। बिल्कुल। 94% स्वास्थ्य सुविधाएं नष्ट हो गईं, 36 में से केवल 19 अस्पताल आंशिक रूप से काम कर रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा की आबादी के लिए सिर्फ 2,000 बेड। ये एक पूरी पीढ़ी की तबाही है। इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत में अपनी अलग ही कहानियां चल रही थीं। एक अजीब तरह के विरोधाभास देखने को मिल रहे थे। बिल्कुल। दिसंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अचानक ठप हो गई। ठप हो गई मतलब? एक हफ्ते में 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। 5,000? हाँ, ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, ये ऐसा था जैसे किसी बड़े शहर का पूरा रेलवे नेटवर्क त्योहार के समय बंद कर दिया जाए। इसने देश के व्यापार और निजी यात्रा में एक अस्थायी पैरालिसिस ला दिया और दिखाया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना नाजुक हो सकता है। और इस संकट के ठीक दूसरे पल एक बिल्कुल विपरीत तस्वीर थी। हाँ, एक तरफ विमानन क्षेत्र में संकट, तो दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा था। वो तो हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा था। 2 जनवरी को निफ्टी 50 26,340 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स भी 85,000 के पार चला गया। और वजह? बैंकिंग, मेटल और ऑटो क्षेत्रों में मजबूती, जो भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता में निवेशकों के विश्वास को दिखाता है। तो एक ही समय में एक तरफ नाजुक इंफ्रास्ट्रक्चर का संकट और दूसरी तरफ आर्थिक उछाल का जश्न था। उत्तर भारत में भीषण शीत लहर का प्रकोप था। पश्चिम बंगाल में मटुआ समुदाय मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने को लेकर विरोध कर रहा था, जिसने चुनावी अखंडता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। हाँ, और इन सब के बीच एक अच्छी खबर भी थी। 10 दिसंबर 2025 को दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। ये भारत की सॉफ्ट पावर के लिए एक बड़ी मान्यता थी। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने एक ऐसी दुनिया की झलक देखी जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं, जैसा वेनेजुएला में हुआ। हमने देखा कि संघर्ष का चेहरा बदल रहा है। अब ये व्हाइट कॉलर प्रोफेशनलों से और ड्रोनों द्वारा भी लड़ा जा रहा है। और हमने इन सब का भारी मानवीय और आर्थिक मूल्य देखा, चाहे वो ईरान की सड़कों पर हो या गाजा के मलबे में। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, खासकर जब हम भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। तो आज की ये चर्चा हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब संघर्ष सिर्फ सैनिकों द्वारा ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों, ड्रोन ऑपरेटरों और मुद्रा व्यापारियों द्वारा भी लड़े जाते हैं। जब युद्ध के मैदान देशों की सीमाएं नहीं, बल्कि हमारे शहर और हमारा साइबर स्पेस होते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा का सही मतलब क्या है? और आज की दुनिया में वास्तव में अग्रम मोर्चे पर कौन? अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।